नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है प्यार का बंधन। पिंकी सड़क को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक गाड़ियां सड़क पर आ रही थी। आज सड़क पर भारी ट्रैफिक के बीच में पिंकी जल्दी जल्दी से सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और एक के बाद एक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। मन ही मन पिंकी बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, आप तो मेरे बारे में जानते ही हैं, मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रही हैं, लेकिन फिर भी आपको मेरे ऊपर दया नहीं आती है। कम से कम आज का मेरा नौकरी का सपना तो साकार होने दो। आज मेरा इंटरव्यू है, आज तो मुझे जाने दो। आज मेरे इंटरव्यू को क्लियर करवा देना प्लीज भगवान जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। पिंकी के दिमाग में आज यही विचार चल रहे थे कि इस समय उसके पास से एक बहुत ही तेज गति से एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी ने उसके कपड़ों के ऊपर इतना कीचड़ डाल दिया कि उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। अब तो पिंकी का मूड ही खराब हो गया था और कहने लगी, बस यही होना बाकी रह गया था। सड़क के बीचों बीच खड़ी पिंकी जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन अभी इतना भी काफी नहीं था कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर पिंकी को टकरा गई। लेकिन पिंकी को चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन वह गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से कीचड़ से सनी हुई सड़क पर जा गिरी और भी ज्यादा कीचड़ में लथपथ हो गई। अब तो पिंकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इस समय गाड़ी का मालिक गाड़ी से बाहर निकल कर आया और पिंकी को उठाने में मदद करने लगा और पिंकी को बोले कि आई एम सॉरी बेटी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है। पिंकी तो कीचड़ में पूरा सनने की वजह से गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह से कीचड़ में खराब हो गए थे। वह गुस्से से भड़कते हुए बोली, अच्छा जी, पहले तो आप जैसे अमीर लोग सड़क पर इतनी तेज गति से गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद अगर राह चलते किसी को गाड़ी टक्कर मार दे तो उसके बाद आप लोग गाड़ी से उतरकर सहानुभूति दिखाने का दिखावा भी करते हैं। कमाल के लोग हैं। अगर मुझे चोट लग भी जाती तो भी आप क्या कर लेते? मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे थोड़े बहुत पैसे देने की कोशिश करते। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। इतना कहकर पिंकी सड़क पर पड़े हुए अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल को उठाने लगी। वह आदमी फिर से बोला, बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे जाने अनजाने में ऐसा हुआ है। मुझे जरा बताओ तो बेटी, तुम्हारा ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है? अंकल जी, अब आप अपने रास्ते चले जाइए और वैसे भी आपके शर्मिंदा होने से मुझे नौकरी तो नहीं मिल जाएगी। आपको पता है आज मेरा इंटरव्यू था, लेकिन आपकी वजह से आज मैं अपना इंटरव्यू देने भी नहीं जा सकती हूँ। पिंकी इतना कहने के बाद फूट फूट कर रोने लगी और वहाँ से जाने लगी। इतना कहकर जैसे ही पिंकी आगे बढ़ने लगी तभी वह व्यक्ति बोले, मगर बेटी, बात तो सुनो, कहिए जी, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या और भी कुछ कहना बाकी रह गया है? क्या मेरा इतना काम खराब करके आपका मन नहीं भरा या और भी कुछ रह गया है? वह भी बता दीजिए। पिंकी बड़ी बेरुखी से उस आदमी से बोली, बेटी, यह लो मेरा विजिटिंग कार्ड। मेरा नाम मोहन पांडे है और हमारी एक कंपनी है और हमें अपनी कंपनी में अच्छे लोगों की तलाश है। यदि तुम आना चाहो तो हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकती हो। पिंकी ने मुंह बनाते हुए वो विजिटिंग कार्ड रख लिया और वहाँ से चुपचाप चली गई। घर जाकर जैसे ही उसने अपने दरवाजे की घंटी बजाई तो उसकी माँ शकुंतला जी ने दरवाजा खोला। अरे पिंकी बेटी, यह क्या हो गया है? तेरे कपड़े तो पूरी तरह कीचड़ से सने हुए हैं। तू ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी है? और यह सब कैसे हो गया है? और पिंकी बेटी, तेरा तो आज इंटरव्यू था, तू इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? तुझे तो अपना इंटरव्यू देने के लिए जाना था। क्या बताऊं माँ, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। अपनी पर्स और अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल को अपनी माँ के हाथों में थमाते हुए पिंकी बोली, माँ, आपको तो पता ही है कि आजकल सड़क पर कितना ट्रैफिक बढ़ गया है। ऊपर से सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं कि जरा सी बारिश होने पर वह कीचड़ से भर जाते हैं।
मैं कंपनी में जाने के लिए सड़क को क्रॉस कर रही थी। अचानक से एक तेज रफ्तार से आई गाड़ी ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया और उसके बाद इतना ही नहीं हुआ, एक बड़ी सी गाड़ी ने आकर मुझे टक्कर भी मार दी, जिसकी वजह से मैं सड़क पर गिर गई थी। और सड़क पर गिरने की वजह से मेरे जो थोड़े बहुत कपड़े खराब होने से बचे थे वह कपड़े भी खराब हो गए थे। लेकिन बस एक बात अच्छी हुई, उस गाड़ी ने मुझे तेज से टक्कर नहीं मारी, वरना आज तो आपकी बेटी भगवान को ही प्यारी हो गई होती और मेरी जगह आज तो मेरी अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही होती। इतना कहकर पिंकी चुप हो गई, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसकी माँ घबरा गई थी और परेशान होते हुए बोली, अरे बेटी, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी है? पिंकी ने कहा, अरे नहीं माँ, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं एकदम ठीक हूँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अंकल ने गाड़ी को एकदम सही समय पर ब्रेक लगा दिया था, जिससे मुझे चोट तो नहीं आई है, लेकिन नौकरी जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह मुझे आज भी नहीं मिल पाई है। नौकरी तो आज भी मेरे हाथ से निकल गई है। लेकिन बेटी, आखिर वह आदमी कौन था? उसके खिलाफ हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेन तो करवानी ही चाहिए। नहीं माँ, गलती सारी मेरी ही थी, उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं अपनी गलती की वजह से ही शायद उनकी गाड़ी से टकराई थी। वह तो मैं ही कपड़ों पर कीचड़ गिरने के कारण सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई थी। वह अंकल तो मुझे बहुत ही अच्छे स्वभाव के लग रहे थे। जब उन्होंने मुझे सड़क पर गिरा देखा तो वह तो गाड़ी से उतर गए थे और गाड़ी से उतरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे थे। लेकिन मैं ही गुस्से में उन पर चिल्लाई जा रही थी। किसी कंपनी के मालिक थे वह। जाते जाते वह बस मुझे अपनी कंपनी का विजिटिंग कार्ड भी देकर गए हैं, मेरे पर्स में रखा है। इतना कहकर पिंकी अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। उधर मोहन पांडे जी गाड़ी से अपने घर जाते हुए पिंकी के बारे में ही सोच रहे थे। जब वह घर पहुंचे तो उनकी पत्नी पार्क में पौधों को पानी दे रही थी। अपनी पत्नी को देखते ही मोहन पांडे जी बोले, क्या बात है मैडम जी, इस साड़ी में तो आप बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। क्या यह साड़ी आपने नई खरीदी है? तभी मिस पांडे जी उनकी ओर देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में बोली, आप मुझे छेड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो। क्या आपको नहीं पता कि यह साड़ी कितनी पुरानी है? यह साड़ी आपने मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट की थी, लेकिन पता नहीं आपका ध्यान तो कहाँ रहता है, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता है। अच्छा, तो मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, हमारे बेटे सुशांत के रिश्ते के बारे में। हाँ कहो ना सारिका, क्या कोई लड़की सुशांत के लिए तुम्हारी नज़र में है? तो सारिका जी ने कहा कि लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन न जाने क्यों आपका बेटा सुशांत तो शादी के नाम पर ही चिढ़ जाता है। पता नहीं, वह तो शादी का नाम भी नहीं लेने देता है। आज सुशांत के मामा जी का फ़ोन आया था, वह बता रहे थे कि उनकी नज़र में एक लड़की है, उनके पड़ोस में ही रहती है और परिवार भी बहुत अच्छा है। यह सुनकर मोहन पांडे जी थोड़े उत्साहित होते हुए बोले, तो फिर देर किस बात की है? जैसे ही आज शाम को सुशांत ऑफिस से आ जाएगा तो हम सभी लोग शाम को ही तुम्हारे भाई के घर चलते हैं। लड़का लड़की अगर एक बार मिल लेंगे तो क्या पता सुशांत को वह लड़की पसंद आ ही जाए। हाँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी भैया को अभी फ़ोन करके बता देती हूँ और शाम को आने का प्रोग्राम भी फिक्स करके बता देती हूँ, ताकि वह भी हमें घर पर ही मिल जाए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाएं और भैया अपने काम से कहीं निकल जाएं। इसलिए उन्हें अभी फ़ोन कर देती हूँ। तभी सारिका जी ने सुशांत को फ़ोन किया और बोली, अरे बेटा सुशांत, आज तुम्हारा कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं है? क्यों माँ, क्या बात है? क्या आज आपको कहीं जाना है? हाँ बेटा, आज हम सोच रहे थे कि आज हम तुम्हारे मामा के यहाँ चलते हैं, इसलिए आज तुम जल्दी आ जाना। और हाँ बेटा, तेरे मामा के यहाँ पर उनके पड़ोस में ही एक लड़की है, तुझे उससे भी मिलवाना है। इतना सुनते ही सुशांत तो चिढ़ गया था और बोला, माँ, मैं आपको कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। सारिका जी बोली, अरे बेटा, एक बार मेरी बात तो सुनो, तुम तो बिना सुने गुस्सा हो जाते हो। नहीं माँ, मुझे कोई भी बात नहीं सुननी है, मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर सुशांत ने फ़ोन रख दिया।
सारिका जी भी उदास हो गई थी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। यह बात उन्होंने अपने पति को आकर बताई तो वह बोले कि अरे सारिका जी, आप चिंता मत करें, शाम को हमारे बेटे को आने दो। जैसे ही वह घर आएगा तो हम उससे इस विषय में बात करते हैं। क्या पता हमारा बेटा किसी लड़की को पसंद करता हो, इसलिए वह मना कर रहा हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। रात को जब सुशांत घर आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगी और उससे साफ साफ पूछ लूंगी कि अगर उसे कोई लड़की पहले से पसंद है तो वह हमें बता दे, फिर हम उसके लिए कहीं और लड़की नहीं ढूंढेंगे। जब रात हुई तो मोहन पांडे जी अपने निर्धारित समय पर खाना खाकर सोने के लिए चले गए, लेकिन जब उनकी काम वाली सारिका जी के लिए खाना लेकर आई तो सारिका जी ने खाना खाने से मना कर दिया और कहने लगी कि आज वह अपने बेटे के हाथों के साथ ही खाना खाएंगी, क्योंकि वह सोच रही थी कि खाने के बहाने से वह अपने बेटे से बात भी कर लेंगी। लेकिन आज तो इंतजार करते करते काफी देर हो गई थी। रात के लगभग 12 बज गए थे तब सुशांत घर वापस लौटा। उस समय सारिका जी कुर्सी पर बैठी बैठी ही सो गई थी। आपने आज फिर से खाना नहीं खाया? तुम्हें कितनी बार कहा है माँ को टाइम से खाना दे दिया करो। माँ को ज्यादा देर भूखा मत रहने दिया करो, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वह शुगर की मरीज हैं, उनके लिए ज्यादा देर तक भूखा रहना उनके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। अरे नहीं नहीं बेटा, उसे मत डांटना, तो इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वह तो मेरे पास समय से ही खाना लेकर आई थी, लेकिन मैं ही खाने से मना कर दिया था, क्योंकि आज मैं अपने बेटे के साथ खाना खाना चाहती थी। आज मेरा तुम्हारे साथ खाना खाने का दिल कर रहा था। इस समय वह मेड भी बोली, हाँ भैया, आज मैडम जी ने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। यह सुनकर सुशांत खुशी से उछल पड़ा। फिर तो मैं एक चपाती ज्यादा खाऊंगा। रात भी काफी हो चुकी थी। सारिका जी ने इसलिए अपने बेटे को कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। सुशांत अपने समय का पाबंद था। वह अपने नियम के अनुसार सुबह को सैर करने जाया करता था। आज सुबह जब वह सैर करके वापस लौटा तो उसकी माँ अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी, तो वह माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। उसने देखा कि उसकी माँ अपने बिस्तर पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अपनी माँ को ऐसे बैठा हुआ देखकर सुशांत बोला, क्या सोच रही हो माँ? ऐसा क्या देख लिया मोबाइल में? जरा मुझे भी तो बताओ। बेटा, मैं तो तेरे बारे में ही सोच रही थी। देखना, ये कुछ लड़कियों की फोटो जरा देख कर तो बताओ, तुझे इन लड़कियों में से कौन सी लड़की पसंद है? अरे माँ, आप सुबह सुबह ही शुरू हो गई हो। आप जल्दी से उठिए और जल्दी से तैयार हो जाइए और सबसे पहले आप खाना खा लीजिए। अपनी सेहत के बारे में तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। लेकिन बेटा, तुम मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो। जिंदगी में काम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। एक उम्र आने के बाद शादी तो करनी ही पड़ती है। यह देख, तेरे मामा जी ने कितनी सुंदर सुंदर लड़कियों की फोटो भेजी है, जो एक से बढ़कर एक है, और इनका परिवार भी बहुत अच्छा है। मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए सारिका जी बोलते जा रही थी और सारिका जी ने जैसे ही मोबाइल से नज़र हटाई और सामने देखा तो सुशांत वहां से जा चुका था। उसने तो लड़कियों की फोटो भी नहीं देखी थी। पता नहीं क्यों उसे शादी के नाम से इतनी नफरत क्यों है। आज फिर से वह मुझे चकमा देकर चला गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़के का क्या करूं। उधर पिंकी फिर से अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी माँ उसके लिए दही शक्कर लेकर उसे खिलाने के लिए आई और उसे खिलाने लगी। अपनी माँ के हाथों से दही शक्कर खाते हुए पिंकी बोली, अरे माँ, अगर यह दही शक्कर नौकरी दिला पाती तो इस दुनिया का कोई भी इंसान बेरोजगार होकर नहीं घूमता होता। यह कहते कहते पिंकी ने अपना पर्स और डॉक्यूमेंट की फाइल को उठाकर जल्दी जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए निकल गई और जब लौटकर आई तो उसके चेहरे पर निराशा साफ साफ नजर आ रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि आज भी उसे नौकरी नहीं मिली थी। उसे देखते ही शकुंतला जी बोली, कोई बात नहीं बेटी, अगर नौकरी नहीं मिली है तो कोई बात नहीं है। क्या पता एक उससे भी अच्छी नौकरी तेरा इंतजार कर रही हो। लेकिन माँ, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। यह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो लोग योग्यता में मुझसे कम हैं उन्हें यह लोग नौकरी पर रख लेते हैं, और जब कोई कम योग्यता वाला आदमी सिफारिश के दम पर नौकरी लेता है, यह तो बड़े ही शर्म की बात है। मुझे तो ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन माँ,
अगर इस महीने मुझे नौकरी नहीं मिली तो हमारे घर का खर्चा कैसे चल पाएगा। हमें तो अपने घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। काश बेटी तेरे पापा हमारे साथ होते तो तुझे नौकरी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। आंखों में आंसू लिए शकुंतला जी कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, मेरी नज़र में एक और कंपनी है, मोहन पांडे जी इंडस्ट्रीज। मैं वहाँ भी एक बार जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ पर कुछ बात बन जाए। कहते हुए जैसे ही पिंकी ने अपने पर्स में से सामान निकाल कर रखने लगी, उसकी नज़र अपने पर्स में पड़े उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी और उस कार्ड को देखते ही वह हैरान हो गई और चिल्लाते हुए बोली, अरे माँ देखा तो, यह तो कमाल ही हो गया है। और खुशी से चिल्लाते हुए अपनी माँ को पकड़कर घूमने लगी और खुशी में उछलते हुए बोली, अरे बाप रे बाप, यह तो कमाल ही हो गया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है यह। अरे बेटी अब ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम ऐसे चिल्ला रही हो। तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तेरे हाथ कोई खजाना लग गया हो। अरे हाँ माँ, आप ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। जिससे मैं टकराई थी और एक्सीडेंट होने से बाल बाल बची थी, वह पांडे जी, पांडे इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। उनका नाम मोहन पांडे है और यह बड़ी कंपनी है जहां मैं इंटरव्यू देने के लिए सोच रही थी। मैं भी कितनी पागल हूँ, यहाँ वहाँ दर दर की ठोकर खा रही हूँ और नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटक रही हूँ, लेकिन उन्होंने तो मुझे सामने से ही नौकरी का ऑफर दिया था। पिंकी की माँ भी यह सुनकर बहुत खुश हुई और पिंकी से बोली कि अरे बेटी यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। कहते कहते शकुंतला जी कुछ सोच विचार में पड़ गई। अगले दिन पिंकी तैयार होकर मोहन पांडे जी की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गई। उसने इंटरव्यू में जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सलवार सूट पहना था और थोड़ा हल्का फुल्का सा मेकअप करके खुद को एक बार आईने में निहारने लगी। उस समय उसकी माँ उसका नाश्ता लेकर उसके कमरे में आ गई और पिंकी को देखकर बोली, अरे बेटी अच्छी लग रही हो, अब तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। और हाँ, भगवान का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलना। अपनी माँ के कहने पर पिंकी अपने घर में बने मंदिर में माथा टेकने लगी और उसके बाद अपनी माँ को बोली कि माँ मुझे भगवान के साथ साथ आपका आशीर्वाद की भी बहुत ज़रूरत है। शकुंतला जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अरे बेटी मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तेरे साथ है। पिंकी के जाने के बाद शकुंतला जी एक गहरी सांस लेते हुए फिर से किसी सोच विचार में पड़ गई। 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद पिंकी पांडे इंडस्ट्रीज में पहुंच गई थी। जब वह वहां पहुंची तो उनके ऑफिस को देखकर चौंक गई थी। वह उस कंपनी को देखकर हैरान रह गई थी, उससे इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगी। पिंकी यह सोचते हुए गेट के अंदर की तरफ गई। तभी गार्ड अपनी पिंकी के वहां आने का कारण पूछा और उसका नाम और पता पूछा। उन्होंने सब कुछ एक रजिस्टर में लिखने को कहा। पिंकी इन सभी फॉर्मेलिटी को पूरा करके जब अंदर गई तो ऑफिस का माहौल देखकर और भी हैरान हो गई थी। वह देखकर हैरान रह गई कि वह काम करने वाले सभी एम्प्लॉय पूरा मन लगाकर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पिंकी ने रिसेप्शन पर पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मोहन पांडे जी का ऑफिस किधर है? तो वह कर्मचारी बोला, जी बिल्कुल, क्या आपने उनका अपॉइंटमेंट लिया है? उस कर्मचारियों ने कहा। तो पिंकी ने कहा, नहीं मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था तब उन्होंने मुझसे कहा था यहाँ आने के लिए। उस कर्मचारी ने कहा, अच्छा ठीक है। इतना कहकर वह उसे मोहन पांडे जी के ऑफिस का केबिन का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन चलते चलते पिंकी भूल जाती है कि उसे किस तरफ जाना था और वह लेफ्ट जाने की बजाय राइट साइड में मुड़ गई, जहां मोहन पांडे जी के बेटे सुशांत का केबिन बना हुआ था। वहां जाकर पिंकी ने पूछा तो एक कर्मचारी ने बताया कि मिस्टर पांडे जी तो अभी अभी निकले हैं, आपको कल उनसे मिल लीजिए। तो पिंकी उससे कहने लगी, देखिए सर, मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ और अगर हो सके तो आज ही आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। उस कर्मचारी ने कहा, देखिए मैडम जी, अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो आपको कम से कम 6 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। जी कोई बात नहीं है, मैं इंतज़ार कर लूँगी। इतना कहकर पिंकी उनके कैबिन के बाहर ही पड़ी हुई चेयर पर बैठकर उनके आने का इंतज़ार करने लगी। 5 घंटे बीत गए थे। पिंकी काफ़ी थक गई थी।
काफ़ी थकान होने के कारण पिंकी वहीं बैठे बैठे आंख लग गई। इस बीच सुशांत अपने कैबिन में जाने लगा तो उसने देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे सो रही है। सुशांत अचानक से उसके पास जाकर बोला, देखिए मैडम जी, यह आपका घर नहीं है जो आप यहाँ पर बैठकर आराम फरमा रही हैं। अपने सामने खड़े युवक को इस तरह बोलते देखकर पिंकी भी गुस्से में आ गई और बोली कि देखिए मिस्टर, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन आप मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पर आराम फरमाने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बहुत दूर से चलकर आई थी, जिसके कारण काफ़ी थक गई थी और यहाँ बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मैं तो 5 घंटे से मिस्टर पांडे जी के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उनका इंतज़ार करते करते मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और अगर कोई और मेरी जगह होता तो वह भी शायद ऐसा ही करता। जी नहीं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। इतना कहकर सुशांत अपने ऑफिस में चला गया। थोड़ी देर के बाद पिंकी को मिस्टर पांडे के ऑफिस में जाने के लिए कहा गया, लेकिन जैसे ही पिंकी कैबिन में गई तो सामने कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठा था जो थोड़ी देर पहले उसे खरी खोटी सुना रहा था। उसे कुर्सी पर बैठा देखकर पिंकी सोच में पड़ गई। अरे, क्या यही मिस्टर पांडे हैं जिसे वह उस दिन मिली थी? कहीं वह गलत जगह पर तो नहीं आ गई हैं? वह खड़े खड़े सोच ही रही थी कि तभी सुशांत ने उससे कहा, जी कहिए, क्या चाहती हैं आप? तभी पिंकी ने वह विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए कहा, यह विजिटिंग कार्ड मुझे मिस्टर पांडे जी ने दिया था और यहाँ आने को कहा था और मुझे भी नौकरी की तलाश थी, इसलिए यहाँ चली आई हूँ। पिंकी की बात सुनकर सुशांत जी जोर जोर से हंसने लगा और पिंकी को कहने लगा कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसे ही किसी को भी नौकरी मिल जाती है तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, मुझे अपना रिज्यूम दे दीजिए। अगर आपकी हमारी कंपनी में ज़रूरत होगी तो हम आपको फ़ोन पर बता देंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जिनका आप 5 घंटे से इंतज़ार कर रही हैं, मोहन पांडे जी, उनके कैबिन यह नहीं है और अभी तक वह अपने कैबिन में ही बैठे हुए थे, लेकिन अब तो वह जा चुके हैं। यह सुनकर पिंकी चुपचाप खड़ी रह गई और सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का व्यवहार देखकर उसका आत्मविश्वास भी डगमगा गया था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपना रिज्यूम और अपनी बाकी के डॉक्यूमेंट्स निकालकर उनके सामने टेबल पर रख दिए। उनके रिज्यूम को उठाकर देखने के बाद जब पिंकी वहां से जाने लगी तो सुशांत वर्मा ने कहा, काफ़ी दूर से चलकर आई हैं, घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा और आजकल तो माहौल भी बहुत ख़राब हो गया है, इसलिए मैं आपको ऑफिस की गाड़ी से आपके घर जाने का इंतजाम करवा देता हूँ। थोड़ी देर में ही एक कर्मचारी अंदर आया और बोला, सर जी, गाड़ी आ चुकी है। रात के लगभग 9 बजे तक पिंकी अपने घर पहुंच गई थी। उसकी मां बालकनी में खड़ी हुई उसका इंतजार कर रही थी और लगातार गेट की तरफ ही देख रही थी। पिंकी को देखकर उसकी जान में जान आई। क्या हुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? अरे बेटी, मुझे तेरी ही चिंता सता रही थी, ऊपर से तेरा फोन भी नहीं लग रहा था और तू तो जानती ही है, तेरे पापा के चले जाने के बाद से तेरे सिवा मेरा और है ही कौन। इतना कहकर शकुंतला जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे माँ, आप इतनी भी चिंता मत किया करो, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और समझदार हूँ, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रह गई हूँ। यह कहते हुए पिंकी अपनी माँ की आंखों को साफ करने लगी। अच्छा बेटी, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया है। खाना खाते खाते शकुंतला जी ने अपनी बेटी से पूछा, अच्छा बेटी पिंकी, यह तो बता आज का दिन कैसा रहा? सब कुछ ठीक से तो हो गया है? क्या तेरी मिस्टर पांडे जी से बात हुई या नहीं? पता नहीं माँ, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं तो सोने के लिए जा रही हूँ, आपको कल बताऊँगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में सोने चली गई। पिंकी के बिना कुछ कहे शकुंतला जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उधर पिंकी अपने बिस्तर पर लेटी हुई समझने की कोशिश कर रही थी कि यह सुशांत पांडे जी किस तरह के इंसान हैं। पहले तो उन्होंने मेरे साथ इतनी बुरी तरह से बात की और मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और उसके बाद मेरी फिक्र करते हुए मुझे मेरे घर भी भिजवा दिया। उधर सुशांत भी घर पहुंचने के बाद से पिंकी के बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते अचानक से
उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इस समय उसके पिताजी मोहन पांडे जी का ध्यान उसके बेटे की तरफ गया और अपने बेटे के पास जाकर कहने लगे, अरे वाह, आज तो मेरे बेटे के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है। वाह क्या बात है। अरे कुछ नहीं पापा जी, आज ऑफिस में एक लड़की आई थी और वह आपका विजिटिंग कार्ड दिखा रही थी और कह रही थी कि आपने उसे ऑफिस आने को कहा था। सुशांत की बात सुनकर मोहन पांडे जी सोच में पड़ गए थे और सोचने लगे कि ऐसी कौन सी लड़की आई होगी जिसे मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। बेटा यह तो बताओ कि वह दिखने में कैसी थी। सुशांत ने कहा, आम लड़कियों की तरह ही थी। उसने साधारण सा सलवार सूट पहना था। अच्छा, अब मुझे याद आया, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी कार के सामने एक लड़की आ गई थी और बाल बाल बची थी। मेरे ख्याल से वह लड़की है। मुझे वह लड़की बहुत भली लग रही थी और बहुत खुददार लड़की भी थी। बेचारी कहीं इंटरव्यू देने जा रही थी, तब उसे मेरी गाड़ी से टक्कर लग गई थी, जिसके कारण वह कीचड़ में गिर गई थी। अगर उसकी जगह कोई और होती तो मुझसे पैसे ऐंठने के लिए मेरे ऊपर FIR करवाने की धमकी भी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अच्छा बेटे, तो तुमने क्या किया? तुमने उसे क्या कहा है? क्या तुमने उसे नौकरी पर आने के लिए कह दिया है? वह बड़ी उम्मीद लेकर आई होगी, मोहन पांडे जी ने पूछा तो सुशांत ने कहा, अरे पापा जी, मुझे तो वह लड़की बेवकूफ़ लड़की लगी है। पूरे 5 घंटे तक मेरी कैबिन के सामने बैठकर आपका इंतजार कर रही थी। उसके बाद उसने किसी से पूछा तक नहीं कि वह कैबिन किसका है और मेरे कैबिन के सामने ही बैठकर आपका इंतजार करती रही। उसके बाद जब अंदर आई तो मुझसे बात करते हुए भी उसकी आवाज़ और हाथ पैर कांप रहे थे। नहीं बेटा, वह लड़की बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, कभी कभी हालात जरूर एक इंसान को बेवकूफ़ बना देते हैं। अपने पापा जी की बात को सुनकर सुशांत सोच में पड़ गया था। अगले दिन जब वह अपने ऑफिस गया तो उसके कानों में उसके पापा के द्वारा कहे गए शब्द गूंज रहे थे कि कभी कभी परिस्थितियां इंसान को बेवकूफ़ बनाकर रख देती हैं। हो सकता है कि पापा जी की बातें सही हों, हमें एक बार उसे मौका तो जरूर देना चाहिए। यह सोचते हुए सुशांत ने उसका रिज्यूम निकाला और अपने एक कर्मचारी को बुलाया और उसके हाथ में वह रिज्यूम देकर कहा, इस नंबर पर फ़ोन करके कल इस लड़की को ऑफिस में आने के लिए कहो। इधर जैसे ही पिंकी के पास फ़ोन आया तो पिंकी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे ऑफिस में बुलाया गया है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। खुशी से उछलते हुए पिंकी अपनी माँ के पास रसोई में दौड़ती हुई गई। उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी और अपनी माँ के गले लग गई। माँ, एक बहुत अच्छी खबर है। आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आप विश्वास नहीं करेंगी कि मेरे पास भी किसका फ़ोन आया है। अरे बेटी, अब पहली मत बुझाओ, मुझे बता भी दो कि किसका फ़ोन आया है। अरे माँ, मुझे कल पांडे इंडस्ट्रीज में बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सच? यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। शकुंतला जी की आंखों में एक चमक सी आ गई थी और फिर वह अपनी बेटी से बोली, अच्छा बेटी, कल क्या पहन कर जाना है वह अभी से निकाल कर रख दे, वरना फिर तू कंफ्यूज होती रहेगी और जाने में फिर देर हो जाती है। इसलिए पहले से ही अपने कपड़े निकाल कर तैयार कर ले, उसे समय से निकल जाना। इंटरव्यू की चिंता में अगली सुबह पिंकी को नींद जल्दी खुल गई थी और वह सुबह सुबह उठकर फिर से उसका वही कन्फ्यूजन शुरू हो गया जो हमेशा से होता आया था अपनी ड्रेस को लेकर। फिर उसने एक खूबसूरत सा टॉप निकालकर उसके साथ एक जींस निकालकर देखने लगी और उसी को पहनकर ऑफिस गर्ल की तरह तैयार हो गई। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आई और बोली, अरे बेटी, आज तो तुम और भी सुंदर लग रही हो। और कहने लगी, पता है पिंकी, तेरे पापा का एक ही सपना था कि उनकी बेटी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आज अगर वह होते तो बहुत खुश होते। उसके बाद शकुंतला जी कहने लगी, अरे मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, कैसी बातें लेकर बैठ गई हूँ। अब तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, कहीं देर ना हो जाए। आप आज जब पिंकी ऑफिस पहुँची तो उसे किसी से कुछ भी पूछना नहीं पड़ा और वह सीधे सुशांत वर्मा के ऑफिस में पहुंच गई और बाहर बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में उसे अंदर बुला लिया गया। सामने देखा तो सुशांत के साथ वहां 5 लोग और भी बैठे हुए थे, जिनमें से एक मोहन पांडे जी भी थे। पिंकी ने अपने सर को झुकाकर सभी को नमस्ते की। सभी लोगों ने बड़े बड़े
सवाल पूछे और पिंकी ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ वहां उपस्थित सभी लोगों के सवालों का जवाब दिया। फिर पिंकी को मोहन पांडे जी ने बाहर इंतजार करने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद मोहन पांडे जी बाहर आए। तभी पिंकी ने उठकर उनके चरणों को स्पर्श किया तो मोहन पांडे जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोले कि बेटी जल्दी ही तुम्हें फ़ोन करके जानकारी दे दी जाएगी और हमें विश्वास है कि जब तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन करोगी तो तुम उसे एक बहुत ऊंचाई पर ले जाओगी। पिंकी धन्यवाद कहकर वहां से जाने लगी तो मोहन पांडे जी ने ड्राइवर को बुलाया और पिंकी को उसके घर छोड़ने के लिए कहा। इधर मिस्टर सुशांत पांडे आज उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हो गए थे। ना चाहते हुए भी वह बार बार पिंकी के बारे में ही सोच रहे थे। फिर वह अपने आप से ही बातें करते हुए बोल पड़े कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? क्या मैं उसे पसंद करने लगा हूँ? आखिर मैं पिंकी को इतना पसंद क्यों करने लगा हूँ? लेकिन अगले ही पल उसके मन में ख्याल आ जाता है कि अब मेरी जिंदगी में किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद मैं फिर से इस मुसीबत में नहीं पड़ सकता। असल में 4 साल पहले की बात है। सुशांत को एक खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया था और धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थी। सुशांत ने तो यह तक सोच लिया था कि वह शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से करेगा। लेकिन एक दिन सुशांत के एक मित्र ने सुशांत को जो कुछ बताया उससे तो सुशांत के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। और जब उसने सब कुछ पता करवाया तो उसे पता चला कि वह लड़की तो पहले से ही शादीशुदा है, जो केवल पैसों के लिए ही सुशांत से प्यार करने का ढोंग कर रही थी। उस दिन के बाद से सुशांत का प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया था और उसने कसम खा ली थी कि अब वह किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। अब कोई दूसरी लड़की उनकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगी जो उनकी भावनाओं के साथ खेल सके। लेकिन आज जाने क्यों फिर उससे प्यार का एहसास होने लगा था। आज जब सुबह सैर करके सुशांत वर्मा घर लौटे तो मोहन पांडे जी उसका इंतजार कर रहे थे और वह सुशांत को देखकर बोले, तो बेटा क्या सोचा है तुमने? किस बारे में पापा जी? अरे बेटा तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में। कल उसका इंटरव्यू था ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी के पिछले अनुभवों को देखते हुए सुशांत पिंकी से दूर ही रहना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि पहले वाली सेक्रेटरी ही ठीक है। लेकिन बेटा मुझे तो पिंकी इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सही लड़की लगी है और यह मैं उसकी क्वालिफिकेशन के बल पर नहीं बल्कि इस बलबूते पर कह रहा हूँ कि पिंकी बाकी लड़कियों से बहुत अलग है और बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली भी है। वह एक समझदार लड़की है। ठीक है पापा जी, मैं बाकी सभी से पूछकर फिर आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ऑफिस पहुंचकर जब सुशांत ने सभी लोगों की राय जाननी चाहिए तो सभी लोगों ने पिंकी का ही नाम लिया कि पिंकी को ही सिलेक्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उसने अपने पिताजी को फ़ोन करके यह बता दिया था कि सभी लोग पिंकी को मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में सहमति दे रहे हैं। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। पिंकी का फ़ोन बज उठा था लेकिन पिंकी तो अभी तक सो रही थी क्योंकि उसे रात भर नींद नहीं आई थी और सुबह ही उसकी आंखें लग गई थी। रात भर वह अपने ऑफिस के बारे में ही सोचती रही। फ़ोन की घंटी बजने पर पिंकी की मां की शकुंतला देवी जी ने पिंकी को उठाया और बोला कि बेटी तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है, लेकिन तू है कि निश्चिंत होकर सो रही है। लेकिन पिंकी तो गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए शकुंतला जी को ही उसका फ़ोन उठाना पड़ा। तो दूसरी ओर से मोहन पांडे जी की आवाज़ आई, हेलो, मैं पांडे इंडस्ट्रीज से बोल रहा हूँ। मोहन पांडे जी नमस्ते सर। जी मैं पिंकी की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा जी ठीक है, नमस्कार जी, मोहन पांडे जी ने कहा। क्या मैं पिंकी से बात कर सकता हूँ? जी मैं अभी बुलाती हूँ। इतना कहते हुए शकुंतला जी फिर से पिंकी के पास गई और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती हुई बोली, अरे बेटी अब नींद से जाग भी जाओ। कितनी देर से मिस्टर पांडे जी का फ़ोन आ रहा है और वह तुमसे बात करनी चाह रहे हैं। शकुंतला जी ने धीरे से अपनी बेटी को कहा। पिंकी ने अपनी मां के हाथ से फ़ोन को लेते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर, मैं पिंकी बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि कल से तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर। इतना कहकर पिंकी ने फ़ोन को रख दिया। उधर मोहन पांडे जी बात करने के बाद शकुंतला जी कुछ परेशान हो गई थी क्योंकि उन्हें वह आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। अपनी माँ को परेशान देखकर पिंकी बोली, अरे माँ अब किस चिंता में डूब गई हो?
अब तो आप सारी चिंताओं को छोड़कर आराम कीजिए। अब आपकी बेटी को नौकरी मिल गई है, इसलिए अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटी की बात सुनकर शकुंतला जी बोली, हाँ बेटी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारे पापा के चले जाने के बाद से मैं जैसे तैसे टिफ़िन का काम करके घर को चला रही थी, लेकिन अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता है। अब मुझसे जल्दी ही थकान हो जाती है और मेरी आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं, जिस कारण से मैं काम भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे नौकरी मिल गई है। अब तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। भगवान ने हमारी आखिर सुन ही ली। लेकिन माँ, मुझे मिस्टर सुशांत की पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब मिली है और उनका व्यवहार मुझे बहुत अजीब सा लगता है। वह एक नंबर का आंकड़ू है। नहीं बेटा, एक या दो बार मिलने से हमें किसी के बारे में कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए। जब तुम वहाँ काम करोगी तभी तो तुम वहाँ के लोगों को अच्छे से जान पाओगी और हर किसी के साथ तालमेल बैठाने में कुछ समय तो लगता ही है, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम थोड़े समय में ही सब कुछ अच्छे से संभाल लोगी। इतना कहकर पिंकी अपनी माँ की गोद में सर रखकर फिर से सो गई। लेकिन शकुंतला जी तो अभी तक मोहन पांडे जी की आवाज़ के बारे में ही सोच रही थी। वह आवाज़ उन्हें कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर बैठे बैठे अचानक से बोल पड़ी, नहीं नहीं, यह वह नहीं हो सकते। कहाँ वह एक छोटी सी फैमिली से संबंध रखने वाला मोहन, और कहाँ यह पांडे इंडस्ट्रीज के इतने बड़े मालिक मोहन पांडे। सोचते सोचते वह अपने अतीत की सुनहरी यादों में खो गई। वह भी समय था जब वह कॉलेज में जाया करती थी, तो उस कॉलेज में एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक साधारण सा लड़का मोहन भी पढ़ता था। दिखने में बहुत ही शांत था, लेकिन स्वभाव का बहुत अच्छा था। दिखने में भी ठीक ठाक था और पढ़ाई में भी होशियार था। धीरे धीरे शकुंतला जी उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी और वह भी शकुंतला जी की खूबसूरती और उनकी सादगी पर मरमिटा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, परंतु जैसे ही शकुंतला जी के घर वालों को इस बात की भनक लगी तो उसके पिता ने उसकी जिंदगी के बारे में एक ऐसा फैसला लिया कि जिसकी कभी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। 15 दिनों के अंदर ही उसके पिता ने उसकी शादी एक दूसरे लड़के सुखपाल से कर दी थी। वैसे तो सुखपाल जी अच्छे घर परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन उनके अंदर शराब पीने और जुआ खेलने की एक बहुत बुरी बीमारी थी। जब तक शकुंतला जी को इस बात की खबर हुई तब तक एक बेटी की मां बन गई थी। धीरे धीरे सुखपाल जी ने अपना सब कुछ हरा दिया था और शादी के 15 साल बाद ही शराब के नशे में होने के कारण एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। शकुंतला जी का तो सब कुछ ही उजड़ गया था। उनकी तो पूरी दुनिया ही वीरान हो गई थी। सुखपाल जी के चले जाने के बाद उसके ससुराल वालों ने भी उसकी कोई मदद नहीं की थी। अगर उसके मायके से उसके भाई ने अपनी बहन की कुछ पैसों से मदद करनी चाहिए तो उसकी भाभी ने रोक दिया था। अब तो शकुंतला जी पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए अपनी बेटी की खातिर उन्होंने स्वयं को संभाल लिया था और अपना टिफिन सर्विस का काम शुरू कर दिया था। जैसे तैसे अपनी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लेकर आई। पुरानी बातों को याद करते करते शकुंतला जी की आंखों में आंसू आ गए। शाम के समय जब पिंकी सोकर उठी तो अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े देखने लगी। क्या हुआ बेटी, क्या ढूंढ रही है? शकुंतला जी ने अपनी बेटी से पूछा। अरे माँ, मैं सोच रही थी कि कल मेरे ऑफिस का पहला दिन है, तो क्यों ना मैं कोई अच्छी सी साड़ी पहनकर जाऊं। साड़ी का नाम सुनकर शकुंतला जी हैरान होते हुए बोली, अरे बेटी, क्या तू साड़ी पहनेगी? साड़ी पहनना तुझे आता भी नहीं है और साड़ी संभालेगी कैसे? और अगर साड़ी पहन भी ली तो तू साड़ी को संभालेगी कैसे? यह कहते ही शकुंतला जी हंसने लगी तो पिंकी बोली, अरे माँ, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और साड़ी कैसे पहनते हैं वह तो आप मुझे सिखाएंगी। अरे अच्छा बाबा, ठीक है। अगले दिन पिंकी एक कॉफ़ी कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। शकुंतला जी बड़े ध्यान से उस साड़ी को देख रही थी, क्योंकि वह वही साड़ी थी जो आज से 28 साल पहले मोहन जी ने खरीद कर दी थी। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजा। ऑफिस की ही गाड़ी पिंकी को लेने के लिए आ चुकी थी। ऑफिस के टाइम से 20 मिनट पहले ही पिंकी ऑफिस में पहुंच गई थी और पुरानी सेक्रेटरी ने उन्हें सब काम अच्छे से समझा दिया था और काम को समझाते हुए यह भी बताया कि सुशांत पांडे जी को
काम में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे 10 बजे सुशांत पांडे ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। जैसे ही पिंकी अंदर आई तो सुशांत पांडे तो उसे देखता ही रह गया। कॉफ़ी कलर की साड़ी में वह गजब की सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी आम इंसान मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था। पिंकी को देखकर वह भूल गए थे कि उन्होंने पिंकी को किस काम से बुलाया है। थोड़ी देर के लिए एकदम सन्नाटा सा छा गया था। तभी उसके सन्नाटे को तोड़ते हुए पिंकी बोली, सर आपने मुझे बुलाया? थोड़ा सा कुछ अटकते हुए सुशांत पांडे जी बोले, अरे हाँ प्लीज बैठिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सारा काम समझ लिया होगा। जी सर, पिंकी ने कहा। सुशांत बोला, अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना, लेकिन कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर जी। इतना कहकर पिंकी अपने काम में व्यस्त हो गई और पूरा ध्यान से अपने काम को करने लगी। बड़े ध्यान और सोच समझ से सारा काम कर रही थी। थोड़ी देर हुई तो चपरासी 2 कप चाय लेकर अंदर आया। सुशांत पांडे तो अपनी चाय खत्म कर चुके थे, लेकिन पिंकी पूरी लगन से अपने काम को कर रही थी और इस कदर जुटी हुई थी कि वह चाय पीना भी भूल गई थी। सारा काम वह बहुत ही कुशलता पूर्वक कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी सुशांत पांडे जी बोले, अरे मैडम जी, अपनी चाय तो पी लीजिए, काम तो होता ही रहेगा और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जी सर, कहते हुए पिंकी फिर से अपना काम करने लगी। शाम के समय जब पिंकी ऑफिस से जाने के लिए निकली तभी मिस्टर पांडे जी उसके पास आए और बोले, बेटी कैसा रहा आज का दिन? जी बहुत अच्छा रहा। तो मोहन पांडे जी ने पिंकी को कहा, बेटी सुशांत तुम्हारे काम की खूब तारीफ कर रहा था, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकती हो। पिंकी ने प्रसन्नता पूर्वक हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था और हर बीतने वाला दिन सुशांत पांडे पिंकी से बहुत अधिक प्रभावित होता जा रहा था। उसके विनम्रता और उसकी सादगी और उसकी शालीनता और उसका सरल स्वभाव सुशांत को उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। सुशांत समझ चुका था कि पिंकी सभी लड़कियों से अलग है। आज पिंकी को ऑफिस में काम करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। एक दिन पिंकी अपने काम को निपटाकर सुशांत पांडे के कैबिन में फाइल लेकर पहुंची तो सुशांत पांडे ने उसे अपने दिल की बात बता दी और उसे कह दिया कि पिंकी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जैसे ही सुशांत ने पिंकी को यह बात बोली तो वह सहम गई और बिना कुछ जवाब दिए वहां से उठकर बाहर चली गई। पिंकी की प्रतिक्रिया देखकर सुशांत भी कुछ परेशानी में पड़ गया। उसे लग रहा था जैसे उसने पिंकी को कुछ गलत बोल दिया हो। वह उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। अब उसका भी काम में मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह ऑफिस से अपने घर गया तो उसे गुमसुम सा देखकर सुशांत जी की माँ को चिंता होने लगी। माँ के सामने तो सुशांत ने बहाना बना दिया कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मोहन पांडे जी उसे इस तरह मायूस देखकर समझ गए थे कि बात कुछ और ही है। उधर पिंकी भी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। आज तो शकुंतला जी को पिंकी का व्यवहार कुछ अलग ही लग रहा था। ना तो वह कुछ बोल रही थी और ना ही उसने अपनी माँ को कुछ बताया ही था। और जब शकुंतला जी खाना लेकर आई तो खाने से भी इनकार कर दिया था। शकुंतला जी के बहुत पूछने पर पिंकी ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि कैसे सुशांत ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली आई है। बिल्कुल ठीक किया बेटी तुमने। शादी ब्याह के मामलों में जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। फिर कुछ सोचने के बाद पिंकी बोली, लेकिन माँ, मुझे लगता है कि सुशांत पांडे दिल के बुरे इंसान नहीं हैं। वह इतनी बड़ी इंडस्ट्री के इकलौते मालिक के बेटे हैं। उन्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने फिर मुझे ही क्यों चुना? मुझे यह समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आखिर मुझ में उन्होंने ऐसा क्या देखा है जो उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया है? क्योंकि वह इंसान स्टेटस से नहीं बल्कि उसके गुण को देखकर परखते हैं। ठीक है बेटी, लेकिन सोच समझ कर ही फैसला करना। इतना कहकर शकुंतला जी अपनी रसोई में चली गई अपने लिए चाय बनाने के लिए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद पिंकी ने एक फैसला कर लिया था और काफ़ी सोचने समझने के बाद पिंकी ने अपना फ़ोन उठाकर सुशांत पांडे के फ़ोन पर मैसेज कर दिया था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ और मेरा जवाब हाँ है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ।
इत्तेफाक से उस समय सुशांत पांडे का फ़ोन मोहन पांडे जी के पास रखा था। मैसेज की आवाज़ से उन्होंने सुशांत के फ़ोन को उठाकर देखा तो उसमें पिंकी का मैसेज था। जैसे ही उन्होंने पिंकी के इस मैसेज को पढ़ा तो उन्हें यह समझते देर ना लगी कि यह मामला तो प्यार का है। उन्होंने तुरंत ही पिंकी को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि बेटी पिंकी, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। जब पिंकी ने अपनी माँ से यह बात कही तो वह जल्दी से घर की हालत ठीक करने में जुट गई और मेहमानों के आने की ज़ोरों ज़ोरों से तैयारी करने लगी। पिंकी भी मेहमानों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने में अपनी माँ की मदद करने लगी। लगभग 1 घंटे के बाद दरवाजे की बेल बजी। पिंकी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहन पांडे जी खड़े थे। पिंकी ने झुककर उनके पैर छुए तो मिस्टर पांडे जी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर अपनी माँ से मिलवाते हुए पिंकी बोली, सर यह मेरी माँ है। शकुंतला जी ने कहा, नमस्ते जी। इतना कहकर जैसे ही उन्होंने मोहन पांडे जी की तरफ गौर से देखा तो वह हैरान रह गई और दूसरी तरफ मोहन पांडे जी भी शकुंतला जी को देखकर हैरान रह गए थे। उनका जिस तरह से एक दूसरे का आमना सामना हुआ, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। एकाएक अतीत के दृश्य उनके सामने घूमने लगे। शकुंतला जी के पिताजी ने उन्हें अपमानित करते हुए सबके सामने अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में देने से मना कर दिया था और कहा था कि ऐसे लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगा जो उसके काबिल ना हो। किसी के पैरों की धूल को कोई अपने माथे पर कैसे सजा सकता है। मोहन पांडे जी को इस तरह से चुपचाप बैठा देखकर शकुंतला जी बोली, आप क्या सोच रहे हैं? तभी मोहन पांडे जी बोले, शकुंतला जी, हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब उनकी खुशी केवल आपके हाथों में है। मैं नहीं चाहता कि जो बरसों पहले हुआ था वही अब दोबारा हमारे बच्चों के साथ भी हो। जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी बच्चों का विवाह किया जाना चाहिए और अटूट बंधन में बांध देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वाले इस रिश्ते के विरोध में खड़े हो जाएं। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि शादी होने के बाद ही इस बारे में उन्हें खबर करनी चाहिए और शादी के बाद ही उन्हें खबर देना बेहतर होगा। उसी समय पिंकी भी चाय नाश्ता लेकर आ गई। मोहन पांडे जी उसका मुंह मीठा करते हुए बोले, अरे बेटी, अब तुम जल्दी से हमारे घर आ जाओ, फिर हम बाप बेटी मिलकर एक साथ बैठकर बिजनेस की मीटिंग करेंगे। यह बात सुनकर पिंकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। 4 दिन के बाद पिंकी और सुशांत की बड़े ही शांत तरीके से शादी करवा दी गई। आज शकुंतला जी के लिए एक पल बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उनके पास बस एक बेटी ही तो थी जो उनका सहारा थी, जिसके साथ वह अपना सुख दुख बांटती थी। आज वह भी अपने घर चली जाएगी, यह सोचकर ही शकुंतला जी का हृदय अंदर से कांपने लगा था। अपना ख्याल रखना माँ। विदाई के समय नम आंखों लिए पिंकी ने अपनी माँ को कहा। पिंकी के इतना कहते ही शकुंतला जी अपनी आंखों में छिपे हुए आंसुओं को रोक ना पाई, लेकिन उन्होंने इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है, जहाँ उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिलेगा। सभी रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न होने के बाद शकुंतला जी ने अपने परिवार के लोगों को भी यह सूचना दे दी और यह भी बता दिया कि 3 दिन बाद रिसेप्शन की पार्टी रखी गई है। लेकिन रिसेप्शन के दिन वह यह देखकर हैरान थी कि पैसे की वजह से लोगों के विचार कैसे बदल जाते हैं। पैसा लोगों के विचारों को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि उसके मायके वाले तो आज 28 वर्ष पहले उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। आज पिंकी और सुशांत की जोड़ी को देखकर तारीफ के पुल बांध रहे थे और पिंकी के भाग्य की सराहना कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बेटी पिंकी कितनी भाग्यशाली है कि उसे सुशांत जैसा लड़का पति के रूप में मिला है, करोड़ों की मालकिन बन गई है, बहुत किस्मत वाली है हमारी पिंकी। और सुशांत की भी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उधर सुशांत भी पिंकी जैसी लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश था। उसे अपनी जीवन संगनी के रूप में बहुत ही अच्छी लड़की मिल गई थी, जो उसके साथ जिंदगी के सफ़र में कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।